हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री देख रहे थे और हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 का एक पार्ट हम लोगों ने देखा। वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हम लोगों ने छोटा सा मतलब ये पार्ट करके देखा था। चलिए अब उसका सेकंड चैप्टर का अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ रूसी क्रांति से स्टार्ट करनी बाकी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए हुए। ठीक है। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में एक समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ठीक है। ऐसे कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति से कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालें। ठीक है। रूसी क्रांति 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस के ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाला बहुमत। इसको आगे देखने से पहले यहाँ पे एक मैप देख लेते हैं जो कि रूसी साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है। यहाँ पे दिया गया हुआ कि जो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया है वो केंद्रीय शक्तियाँ के रूप में मतलब उभरी हुई थी और जो मित्र शक्तियाँ के रूप का यहाँ पे भी दिखाया गया हुआ, जैसे में रूस हो गया, फ्रांस हो गया, इंग्लैंड का क्षेत्र हो गया, यानी पूरा ब्रिटेन। ठीक है। उसके बाद इस तरह से एक मैप दिया गया हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। और यहाँ एक फिगर में सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस द्वितीय 1900 ईस्वी का ये फिगर है। ये जार निकोलस का चित्र दर्शाया गया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। में थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। ठीक है। और यहाँ के अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में जानते हैं। ठीक। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य का लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी के खेतों पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज़्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस समय रूस की आर्थिक स्थिति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, उस समय लगभग 85% किसान ही थे जो कि मतलब खेतीबाड़ी करते थे। जबकि फ्रांस और जर्मनी में देखा जाए तो वहाँ किसानों की आबादी लगभग 40 से 50% के आसपास थी जो कि कृषि पर निर्भर थे। ठीक है। आगे देखते हैं। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों
में तो कारीगरों और कारखाना मज़दूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया हुआ है। युद्ध के पहले सेंट पीटर्सबर्ग में बेरोजगार किसान। आगे देखते हैं। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मज़दूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकार विभाग बड़ी फैक्ट्रियां पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोकने पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक खींच जाती थी, जबकि कारखानों में मज़दूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मज़दूरों के रहने के लिए भी कमरे से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। ठीक है, आगे देखते हैं। सामाजिक स्तर पर मज़दूर बटे हुए थे। कुछ मज़दूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मज़दूर अस्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी वर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मज़दूर ने कहा था, धातु कर्मी मज़दूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम से ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत हो रही थी। 1914 में फैक्ट्री मज़दूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मज़दूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 लगभग वेतन का अनुपात बताया गया हुआ है। मज़दूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में काफ़ी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मज़दूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। यहाँ पे एक फिगर में दिखाया गया हुआ है कि क्रांति से पूर्व रूस में एक डॉर्मेट्री में बने बंकर में सोते मज़दूर। ठीक है, यहाँ पे बताया गया हुआ है कि जो अच्छे मज़दूर थे और जो उनके स्तर से नीचे के मज़दूर थे, उनके पहनावा में अंतर दिखाई देता था। यहाँ तो जैसा कि आज भी देखते हैं कि जिस समाज में जैसे मैं शहर में और गांव में देख ले, तो शहर में पैसा अधिक है तो यहाँ के लोगों के पहनावा का ढंग और रहन सहन भी अलग हो जाती है, और गांव के लोगों के पास पैसा कम होता है तो उन लोगों के रहन सहन, खान पान, पहनावा में भी अंतर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो मज़दूर एकजुट होकर हड़ताल भी करते थे। 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। ठीक है, मज़दूरों की तहत किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी, वह लोकप्रियता के बावजूद से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों को ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दिया जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो ज़मींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। ठीक है, अर्थात यहाँ पे रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति का जो मेन मुद्दा था, या अर्थात जो किसानों की स्थिति थी, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाया गया हुआ है।
ठीक है, आगे देखते हैं। रूसी किसान यूरोप में बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट करके दिया गया हो स्रोत कम करके। उस समय के समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यापनिकोव के वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। एक एक कारखाने और दुकान में जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामलों पर कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी। लेकिन इन गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था। गैर कानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फ़ौरन आयोजित कर ली जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर भी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और ज़रूरी फैसले के लिए जाते थे। अलेक्जेंडर सल्यापनिकोव ऑन द ईव ऑफ 1917 रेमिनिसेंसेज फ्रॉम द रिवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड। चलिए यहाँ से अब देखते हैं रूसी समाजवाद। 1914 के पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियाँ गैरकानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी अर्थात रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैरकानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसे मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के मतलब वर्ग संघर्ष के बारे में बात करते हैं, इसी के बारे में डिटेल्स आगे दिया गया हुआ। चलिए देखते हैं। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं उसमें पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाले ज़मीन फ़ौरन किसानों को सौंपी जाए। किसान के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक है, संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन सोचते थे कि जार के मतलब वहाँ का राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा
मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी समाजवादी के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे कि पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीतियों मुस्लिम बहुल इलाकों में काफ़ी समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स अर्थात रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस अर्थात जार का महल अर्थात वहाँ के जार के महल को विंटर पैलेस कहा जाता था के सामने पहुँचा तो पुलिस और कोसैक्स के मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी पर रविवार के नाम से याद किया जाता है। ठीक है, 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। अर्थात रूस की जो क्रांति हुई थी उसमें 1905 की जो क्रांति है जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, इसी से शुरुआत हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह की जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानूनों में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला। उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रख दिया गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब सविनय आंदोलन जब 1930 में जब चलाया गया था तो उसके बाद वायसराय जो भारत के वायसराय थे उस समय तो कांग्रेस को मतलब जो यहाँ के जो पार्टी थी मतलब उसको देशद्रोह पार्टी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी जो यूनियनिस्ट या जो मजदूरों का संघ था तो यहाँ की राजा ने उसको गैर कानूनी मतलब घोषित कर दिया जिसके कारण वो लोग अपना काम छुपा नुका करके काम करते थे। ठीक है, देखते हैं पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया।
एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की केंद्रीय शक्तियाँ थे, तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। ठीक है, इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थक मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खींचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग में सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना जार की पत्नी, जो कि महारानी थी, अलेक्सांद्र के जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाइयाँ पश्चिमी मोर्चे की लड़ाइयों से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमाओं पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 17 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन के सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि स्थिति कितनी ख़राब हो गई थी विश्व युद्ध में रूस को पार्टिसिपेट करने के बाद। जब रूस लगा हारने, तो वहाँ से पीछे हटने लगा, और जब पीछे हटने लगा तो उनके सीमा के अंदर जो विरोधी देश थे उनकी सेना ना पहुँचे, इसके लिए वहाँ के फसल जलाने लगे, कुछ मतलब कार्य करने लगे, जिसके कारण वहाँ पे दूसरे उनके जो विरुद्ध के जो देश थे वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाए। इसके कारण वहाँ के लोग भी त्राहिमाम करने लगे, शरणार्थी हो गए, अर्थात उनके पास रहने खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। तो इसके कारण वहाँ के जो मजदूर किसान लोग थे वो राजा से मतलब दुखी हो गए, और जो सैनिक भी थे वो लड़ाई लड़ करके थक चुके हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी, और ज़रूरी सामान बनाने वाले छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों के पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि जब युद्ध होती है तो वहाँ का सबसे पहले आर्थिक स्थिति ख़राब होता है। तो वही सेम टू सेम रूस के क्रांति में भी तो रूस का जो क्षेत्र था, और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय देख सकते हैं कि वहाँ की आर्थिक स्थिति सबसे पहले ख़राब हुई। ठीक है,
यहाँ का पॉइंट दिया गया हुआ है कि पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही, यहाँ जो फिगर में है उसके बारे में बताया गया हुआ है। शाही रूसी सेना को रूसी स्टिमुलोरल कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपने निष्ठा बदल कर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ठीक है, सन 1917 की सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसे लगता था कि मानव जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पे थे। बाएं किनारे पर फैशनबेल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थीं। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई। उस साल ठंड भी कुछ ज़्यादा पड़ी थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिश का विरोध कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों को मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। ठीक है, आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब फैशनबेल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस को तैनात कर दिया। आगे देखते हैं। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञ बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियां ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्सा सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। ठीक है, अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उस चुनाव सार्वभौमिक वयस्क
और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाले क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। ठीक है, यहाँ फरवरी क्रांति की महिला के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया हुआ है, इसे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं फरवरी के बाद क्या हुआ। सो अंतरिम सरकार से सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। जनसभा करके और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई। ठीक है, अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियत को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता था, जो कि 3 मांगें जो किया गया था कि किसानों को मतलब उसका ज़मीन लौटा दिया जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, मतलब युद्ध को रोका जाए, इसी चीज़ को। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने ये भी सुझाव दिए कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी से ज़्यादातर लोगों को अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फ़िलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेनिन अगले कुछ महीनों की घटनाओं ने उसकी सोच बदल दी। ठीक है, गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गए। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीक़ों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेसों में अपने प्रतिनिधि भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी और बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियों चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिश को रोकना और मजदूरों को नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित की गई विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। गांव के किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भी पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, यहाँ पे चित्र में दर्शाया गया हुआ है, जो कि मजदूरों को संबोधित करते हुए लेनिन के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए एक फिगर में यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, जो कि 17 जुलाई 1917 को बोल्शेविक समर्थन प्रदर्शनकारियों पर सेना द्वारा गोलीबारी का दृश्य है। ये देखिए, जो कि फिगर में दिखाया गया हुआ है। इसको अपने भारत से अगर पैरेलल किया जाए या फिर मतलब देखा जाए तो जब जालियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, मतलब उस तरह से इस चीज़ को ले सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, मतलब उसी तरह से वहाँ के पे मजदूरों पर गोलीबारी की गई हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अक्टूबर 1917 की क्रांति। जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सेना और फैक्ट्री
सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा किया गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। ठीक है, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया गया। फलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकार कार्यालय पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने सेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। खास तौर से मॉस्को में लेनिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, जैसे कि हाँ हम लोगों ने फिगर में ऊपर देखा। ठीक है, यहाँ कुछ पॉइंट दिया गया हुआ उसे भी देख लेते हैं। रूस क्रांति की तारीख। रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया जाता था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च को और अक्टूबर क्रांति 7 नवंबर को संपन्न हुई थी। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ भी दिया गया है, उसे देख लेते हैं। 1850 से 1880 के बीच में रूस में समाजवाद का बहस चला था। ठीक, 1898 के बारे में देख लेते हैं कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना। ठीक है, 1905 में खूनी रविवार और 1905 की क्रांति, जैसे कि हम लोगों ने देखा ऊपर। 1917 में देख लेते हैं 2 मार्च द्वारा जार अपना पद त्याग कर देते हैं। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह होता है और 1918-20 में गृह युद्ध के बारे में है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। 1919 में कोमिंटर्न का गठन होता है और 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अक्टूबर के बाद क्या बदला। ठीक है, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे हिस्से कर दिए ताकि बेघरबार या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी जा सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सोवियत टोपी
बुदियोनोवका का चुनाव किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दी। उसका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली और मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस से कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों के असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवस्क में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को अब देश की संसद का दर्जा दी गया था। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाले देश बन गया। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू तथा एनकेवीडी का नाम दिया गया, बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ आकर्षित हुए क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नए प्रयोग शुरू किए। लेनिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण बहुत सारे लोगों का पार्टी से मोहभंग भी होने लगा था। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया हुआ है, देख सकते हैं, सिपाही का है। और ये जो फिगर दिया गया हुआ है सो मॉस्को में मई दिवस पर प्रदर्शन 1918 के बारे में दिखाया गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अब अक्टूबर क्रांति और रूसी ग्रामीण इलाके दो दृष्टिकोण के बारे में यहाँ पे बताया गया हुआ है। ठीक है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ भी उसका कुछ पॉइंट करके दिया गया हुआ है, इसे देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब गृह युद्ध के बारे में देख लेते हैं। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। गैर बोल्शेविक समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके नेता दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। ठीक है, 1918 से और 1919 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों और जार समर्थकों का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध के दौरान लूटमार, डकैती और भुखमरी जैसी समस्याएं बड़े पैमाने पर फैल गई। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। ठीक है, उनकी इन हरकतों के कारण तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेज़ी से घटने लगा। जनवरी 1920 तक भूतपूर्व रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण कायम हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी।
मध्य एशिया स्थित खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार क्या चाहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आंशिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ अर्थात USSR दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिशें थोप दी थी, इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मतलब उससे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट करके दिया गया हुआ है कि अक्टूबर क्रांति के समय मध्य एशिया में ये दो दृष्टिकोण थे उसके बारे में। सॉरी, ये थोड़ा सा ठीक है, इसको ये देख लीजिए। ये यार ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समाजवादी समाज का निर्माण अब कैसे हुआ उसको देख लेते हैं। गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस ज़मीन पर खेती की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविकों यह से दिखाने के लिए करते थे यह सामूहिकता क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शासन के लिए केंद्रित नियोजित और व्यवस्था लागू किए गए अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय कर देते थे। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना बनाना शुरू की। जैसे कि हम लोग भी देखते हैं कि भारत में जब भारत की जब आज़ादी होती है तो पंचवर्षीय योजना लाया जाता है, एक 5 साल का ये प्लान करके कि हम इस 5 साल में क्या क्या काम करेंगे और ज़्यादातर किस चीज़ पे ध्यान देंगे। उसी तरह का यहाँ भी योजना शुरू की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली 2 योजनाओं 1927 से 1932 और 1933 से 1938 के दौरान औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की कीमतें स्थिर कर दी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को काफ़ी गति मिली। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा। 1929 से 1933 के बीच तेल, कोयले और स्टील के उत्पादन में 100% वृद्धि हुई। नए औद्योगिक शहर पर अस्तित्व में आए, मगर तेज निर्माण कार्यों के दबाव में कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। ठीक है, मैग्नीटोगोस्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान मजदूरों को बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुक रिहायशी क्वार्टरों में जारों के शौचालय के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिलों से उतरकर सड़क के पार दौड़कर जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। एक विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की गई और फैक्ट्री कामगारों एवं किसानों को विश्वविद्यालय में दाखिल दिलाने के लिए खास इंतजाम किए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर दिखाया हुआ है, उसको आसानी से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर यूक्रेन के एक गांव में समाजवादी खेती के बारे में दिखाया गया हुआ है। इसको मैं ये अति कर देता हूँ, उसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कामगारों के बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में बालवाड़ियाँ खोल दी गई, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई गई, मज़दूरों के लिए आदर्श रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि सरकारी संसाधन समिति थे। अब आगे देखते हैं कि स्टालिनवाद और समूहीकरण के बारे में। ठीक है, नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआती दौर खेती के समूहीकरण से पैदा हुई तबाही से जुड़ा हुआ था। 1927 से 1928 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी थी। उसने ज़्यादा कीमत पर कोई अनाज नहीं बेच सकता था, लेकिन किसान उस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने स्थिति से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए। ठीक है, उन्हें लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी कीमत बढ़ने की उम्मीद में अनाज नहीं बेच रहे हैं। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सट्टेबाजी पर अंकुश लगाना और व्यापारियों के पास जमा अनाज को जब्त करना जरूरी था। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुलकों के ठिकाने पर छापे मारे। रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था, अर्थात यहाँ कुलकों का मतलब हो गया कि संपन्न किसानों। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के समूहीकरण का फैसला लिया गया। इस फैसले के पक्ष में एक तर्क यह दिया गया कि अनाज की कमी इसलिए है क्योंकि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। 1917 के बाद ज़मीन किसानों को सौंप दी गई थी, फलस्वरूप ज़्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिसका आधुनिकीकरण नहीं किया जा सकता था। आधुनिकीकरण खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक खेती करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से ज़मीन छीनना और राज्य नियंत्रित यानी सरकारी नियंत्रण वाले विशालकाय खेत बनाना जरूरी माना गया। जैसे कि जब 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था भारत में, तो उस समय सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ के जो प्रशासनिक जो ढांचा है या प्रशासनिक का जो क्षेत्र है उसको सही ढंग से चलाने में नहीं बनता है, क्योंकि ये प्रशासनिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए बंगाल विभाजन किया गया। ये सरकार का क्या कहना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी के बाद स्टालिन का समूहीकरण कार्यक्रम शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों कोलखोज में काम करने का आदेश जारी कर दिया। ज़्यादातर ज़मीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दिए गए। सभी किसान सामूहिक खेतों पर काम करते थे और कोलखोज के मुनाफे को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी आ गई। समूहीकरण का विरोध करने वाले को सख्त सज़ा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को निर्वासन या देश से निकाला दे दिया गया। समूहीकरण का विरोध करने वाले किसानों का कहना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी। वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेती पर काम नहीं करना चाहते हैं। इस स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानी की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसान को कोई खास मदद नहीं दी जाती थी। समूहीकरण के बावजूद उत्पादन में नाटकीय वृद्धि नहीं हुई, बल्कि
1930 से 1933 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। ठीक है, आगे देखते हैं। पार्टी में भी बहुत सारे लोग नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिक उत्पादन में पैदा हो रहे भ्रम और समूहीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे थे। स्टालिन और उनके सहयोगियों ने ऐसे आलोचकों पर समाजवाद के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगाए गए और 1939 तक आते आते 20 लाख से ज़्यादा लोगों को या तो जेल में या आश्रम शिविर में भेज दिया गया था। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं दे देकर उनके इस आशय के बयान लिखवा लिए गए कि उन्होंने समाजवाद के विरुद्ध साजिश में हिस्सा लिया है। ठीक है, इसी आधार पर उन्हें मार दिया गया। इनमें कई प्रतिभावान पेशेवर लोग थे। यहाँ एक पॉइंट में देख सकते हैं, यहाँ पे एक किसान के बारे एक किसान का कहना है। ठीक है, इसको देख सकते हैं। समूहीकरण के विरुद्ध और सरकार की प्रक्रिया क्या सरकारी विवरण के बारे में भी यहाँ पॉइंट करके दिया गया हुआ है, इसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आ गया रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव। ठीक है, बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह उन्होंने शासन चलाया, उसके बारे में यूरोप की समाजवादी पार्टियां बहुत सहमत नहीं थी। लेकिन मेहनत कशों में के राज्य के स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों में एक नई उम्मीद जगा दी थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन किया गया, जैसे कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जनता को भी अपने रास्ते का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल्स ऑफ द ईस्ट 1920 में बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न अर्थात बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई, जबकि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के भीतर भी लोग यह समझने लगे थे कि सोवियत संघ की शासन शैली रूप क्रांति के आदर्शों के अनुरूप नहीं है। विश्व समाजवादी आंदोलन में भी इस बात को मान लिया गया था कि सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकास विकसित हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह के आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी और विकास परियोजना को दमनकारी नीतियों के कानून बल पर लागू किया गया था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो रही थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विविध प्रकार की व्यापक पुनर्विचार किया गया था, क्योंकि उस समय अमेरिका वगैरह में ये पूंजीवादी व्यवस्था आ गया था। तो रूसी के जो समाजवादी व्यवस्था थी उस पर आलोचना
शुरू हो गया था। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स में कुछ रूसी क्रांति से प्रेरित हो कुछ भारतीय के बारे में भी थे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, उसी के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद सोवियत रूस में एक भारतीय 1920 के बारे में बताया गया हुआ है कि यहाँ पे कि किस तरह समाजवाद से प्रेरित हो करके भारत में भी समाजवादी पार्टी का एक गठन किया जाता है। और यहाँ से रूस भी जब यात्रा पर जब जाते हैं तो वहाँ के समाजवादी व्यवस्था को देख करके हमारे मतलब देश के नेताओं का भी मतलब ये सोचना होता है और ये विचार करते हैं कि अपना देश आज़ाद होगा तो किस तरह से समाजवाद को समाज में लाया जाएगा और इस पद्धति को अपनाया जाएगा ताकि अपने देश की भी जनता का भी भलाई हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रूस में से रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बताया गया हुआ है कि 1930 के आसपास की बात बताया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर के रूस में गए थे और वहाँ से विचार किए थे, उसी के बारे में बताया गया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगता होगा और अच्छा लगता होगा तो अपना सपोर्ट ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।